में अनुबंधित कार्य 2021-22 में 375 अनुबंधित कार्यों की संख्या है। अनुबंधित कार्यों की संख्या है 392 और गैर अनुबंधित कार्यों की संख्या है 2681। 23-24 में 773, 24-25 में अनुबंधित कार्य है 5,556 और गैर अनुबंधित है 537। कुल मिलाकर इस अवधि में अनुबंध 6,713.3 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। गैर अनुबंधित कार्यों की संख्या है 16,705। इसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुबंधित कार्यों की राशि 67,13,03,000 रुपए है और गैर अनुबंधित कार्यों की संख्या 16,705 है। इसके लिए 32,20,00,000 रुपए का भुगतान किया गया है। कुल मिलाकर इस अवधि में 479 फर्मों को ये भुगतान और कार्य कराया गया है। अध्यक्ष महोदय, एक बहुत पॉइंटेड सवाल मैं मंत्री जी से पूछना चाहूँगा। क्या जब हम भुगतान करते हैं तो उसमें स्थान का नाम और कौन से भवन में हमने कार्य कराया है, क्या ये नियमावली में है कि उसका नाम उल्लेखित करना अनिवार्य है कि नहीं है? मैंने बहुत स्पष्ट रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय बताया है कि सामान्यतः देयक में स्थान का उल्लेख नहीं होता। माप पुस्तिका में ये उल्लेख होना चाहिए, होता है। अध्यक्ष महोदय, जवाब में जो मैंने पूछा है उसमें सेक्शन का नाम उल्लेख है, जगह और भवन का नाम उल्लेख नहीं किया गया है। मैं एक चीज और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। आपके डिपार्टमेंट से 27/10/2023 एक नोटिस इशू होता है जिसमें यह लिखा जाता है कि अगर जगह का भवनों का नाम उल्लेखित नहीं किया गया है तो सभी देवकों को फर्जी माना जाएगा। यह नोटिस आपके डिपार्टमेंट ने 23/10/2023 को इशू किया है। उसके बाद जब आरटीआई लगाई जाती है अध्यक्ष महोदय, तो आरटीआई में भी ये जवाब आता है कि कौन सा भवन और कौन सा स्थान है, ये हमारे पास जानकारी निरंक है। ये आरटीआई में आपके यहाँ से जवाब आता है। उसके बाद अभी 5/3/2025 को एक गाइडलाइन इशू होती है जिसमें यह लिखा गया है कि यह देखा गया है कि विद्युत यांत्रिकी खंड द्वारा बहुआयत संख्या में स्वीकृति के बिना अनुबंध संपादित किए जाते हैं। उनकी गहन समीक्षा अधीक्षण अभियंता स्वयं करें। मरम्मत कार्य मद में भुगतान पूर्व संबंधित प्रशासकीय विभाग को नियमित रूप से देयक भुगतान के पूर्व सूचना दी जाए एवं किन किन भवनों में क्या क्या कार्य संपादित हुआ है उसका उल्लेख कर सर्व संबंधितों को सूचना अवश्य दी जाए। मंत्री जी, लगभग 100 करोड़ का मामला है। जैसा आपने बताया 105 का उसका बजट है, लगभग 100 करोड़ का मामला है और ना आरटीआई में ना विधानसभा में अध्यक्ष महोदय ये जानकारी दी जा रही है कि वो पैसा कौन से भवन में और कौन से स्थान पर खर्च किया गया है। ना आरटीआई में जानकारी, ना विधानसभा के पटल पर जानकारी। तो ये गंभीर विषय है अध्यक्ष महोदय, इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इसकी भौतिक सत्यापन की होना चाहिए। एक भी जानकारी नहीं प्रदान की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, शासकीय पैसे का दुरुपयोग न हो इसलिए समय समय पर अधिकारियों द्वारा आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं। माननीय सदस्य को स्पेसिफिक किसी स्थान, किसी सब डिवीजन के बारे में कोई कंप्लेंट हो कि यहाँ पर इस प्रकार से फर्जी बिल का हरण हुआ है तो वो बताएं, निश्चित रूप से उस पर जांच करके कार्रवाई करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस पे मेरा आखिरी सवाल है। अध्यक्ष महोदय, इस पर मैंने एक सवाल ये भी लगाया था कि कितनी आपको शिकायतें पिछले 2 साल में प्राप्त हुई हैं और उसको हटा दिया गया। वह बड़ा समान सा सवाल था कि कितनी शिकायतें प्राप्त की, उस पर क्या जांच की गई है, वो सवाल भी हटा दिया गया है। चलिए नेताजी पूछ लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये थोड़ा विचित्र लग रहा है कि 100 करोड़ का आपने भुगतान कर दिया और उसमें भुगतान करने का जो स्थान है, किस स्थान के लिए भुगतान किया नहीं किया, संधारण स्थल का नाम आपने नहीं बताया। आप क्यों उसको छुपाना चाहते हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या बिना स्थान और बिना कार्य के ऐसे ही भुगतान कर देना अनियमितता के श्रेणी में नहीं आता? माननीय मंत्री जी बताएंगे। अगर नहीं आता तो फिर आप लोगों ने ये गाइडलाइन जो जारी किया है, जैसा कि विधायक जी ने कहा है, ये गाइडलाइन जारी करने की अभी मीन्स 5/3/25 को क्या जरूरत पड़ गई, ये माननीय मंत्री जी बताएंगे।
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसे स्पष्ट किया कि शासकीय राशि का दुरुपयोग ना हो, इसलिए उच्च अधिकारी समय समय पर मार्गदर्शन देते हैं। और जैसे मैंने बताया कि सामान्यतः देयक में भवन का उल्लेख नहीं होता है, भवन का उल्लेख होना चाहिए माप पुस्तिका में। और इस तरह की कोई शिकायत है कि किसी स्थान पर, किसी सब डिवीजन, किसी एजेंसी को गलत ढंग से भुगतान हुआ है, ऐसी कोई जानकारी माननीय सदस्य को हो उपलब्ध कराएं, तो निश्चित रूप से जांच होगी और कार्रवाई होगी। सरकार के एक भी पैसे को दुरुपयोग किसी को करने की अनुमति नहीं है। माननीय मंत्री जी, मैं आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मगर इसमें बताया गया है कि एयर कंडीशन के रख रखाव में 2,66,000 खर्च हुए एयर कंडीशन के, जबकि 40-50 हजार में एयर कंडीशन आ जाता है। तो इस तरह की अनियमितताएं आपके प्रश्न में है। आप इसको अलग से अपने अधिकारी लोगों से पूछें कि जो 40-50 हजार के एयर कंडीशन है उसको 2,66,000 50 हजार में कैसे बनाते हैं, ये जरूर पूछिएगा, ताकि हम लोगों को भी अगली बार आप संतुष्ट कर सकें। अध्यक्ष महोदय, सदस्यों को एक मिनट, इसी प्रश्न संदर्भित है कि इस प्रश्न का उत्तर लगभग 1,500 पृष्ठों में है। जो पूरा उत्तर दिया गया है वो 1,500 पृष्ठों में दिया गया है। मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि आप कोशिश ये करें कि एक सीमित अवधि में और जो जानकारी चाहते हैं स्पेसिफिक विषय पे अपने विधानसभा या जिले के संबंध में, मगर जब इसकी व्यापकता पूरे प्रदेश में हो जाती है तो 1,500 पेज का इसका जवाब आया है, रिप्लाई आया है। अब उस 1,500 में से सारी बातों को एक प्रश्न के पूरे दौर में नहीं हो सकता, तो मुझे लगता है कि हम प्रश्न के दायरे को कोशिश करें। अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं समझ रहे हैं प्रश्न की गंभीरता को। मैंने गंभीरता में समझ रहा हूँ, इसलिए अवसर दे रहा हूँ। अच्छा, मैं भी एक मिनट के लिए इसमें उप संभाग मुंगेली अंतर्गत एयर कंडीशन का वार्षिक मरम्मत कार्य 9 जगह दिखाया गया है। तो मैंने वही तो पूछा है कि आखिर कहाँ है, तो ये जवाब नहीं आ रहा था। नहीं अध्यक्ष महोदय, इसमें आपका संरक्षण मुझे चाहिए। जो मैंने पूछा है उसका जवाब ही नहीं दिया गया है। चलिए मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आधा मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, वो प्रश्न पूछे हैं वो ठीक पूछ रहे हैं आप। हम लोग कई बार लगाते हैं विधानसभा में, और पिछले विधानसभा का ही एक कार्यकाल का है, तो भवन बना ही नहीं होगा। अब मंत्री जी को बता दिए तो मंत्री जी जवाब तो दे रहे हैं, लेकिन ऐसे ही गोलमाल हुआ है सब पिछले विधानसभा, उसका केवल एसी का किराया दिया गया। अध्यक्ष महोदय, तो पिछले सरकार में यही सब कालगुजारी हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं आपका संरक्षण कैसा जवाब मिल रहा है मंत्रियों से, आप ध्यान भूल गए। चलिए बैठिए बैठिए बैठिए। धर्म जी, मंत्री जी सक्षम हैं, उनको जवाब देने दें। की बात नहीं कर रहा हूँ, जवाब मंत्री जी दे रहे हैं, लेकिन पिछले कार्यकाल में ऐसा ही हुआ है अध्यक्ष महोदय। अब एक एसी का रिपेयर का 10 एसी खरीद लोगे, लेकिन रिपेयर का पैसा ज्यादा। एक हाई मास्क का आप खरीद लोगे बाजार से, 10 हाई मास्क से उसका प्रश्नकाल इतना महत्वपूर्ण है, मंत्री जी को जवाब दिया नहीं दिया जाए, या तो फिर इनको अधिकृत कर दिया जाए जवाब देने के लिए। अभी अपने आप लोग मंत्री समझाते हैं। चलिए ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न ये है कि 1/10/2019 से 31/12/2024 तक की अवधि में वार्षिक मरम्मत विद्युतीकरण कार्य कितने स्थानों पर कितनी राशि से कराया गया
उक्त कार्यों के क्रियान्वयन हेतु कौन कौन से एजेंसी फर्मों को कितनी कितनी राशि का भुगतान किया गया, वर्षवार कार्यवार जानकारी प्रदान करें। और माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे आपने बताया कि 1500 पृष्ठों की जानकारी है, एक एक चीजों की जानकारी माननीय सदस्य को उपलब्ध कराई है। और भी कोई जानकारी चाहिए तो निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे। ठीक, अध्यक्ष महोदय, पॉइंटेड प्रश्न है मेरा, आपको उपलब्ध करा देंगे। प्रश्न क्रमांक 2 रोहित साहू जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा प्रश्न जो है अभनपुर से पांडुका तक राष्ट्रीय राजमार्ग का है। माननीय महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से प्रश्न जो किया था उसमें कुछ जवाब तो आ भी गया है महोदय कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग 130 अभनपुर से पांडुका तक का निर्माण कार्य स्वीकृति आदेश कब हुआ है और ये कब तक पूर्ण हो जाएगी, यही जानकारी चाहूंगा माननीय महोदय। बहुत सारे काम जो चल रहा है, अभी भी काम बाकी है, बहुत दिनों से परेशानी भी हो रहा है क्षेत्र में, तो कब तक पूर्ण हो जाएगी और इसकी क्या क्या और गुणवत्ता से क्या काम करवा सकते हैं, इनकी जानकारी चाहूंगा माननीय अध्यक्ष। माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 130 अभनपुर से पूर्ण प्रारंभिक रूप से ये पांडुका तक था, जिसकी लंबाई 40.38 किलोमीटर थी। बाद में ये संशोधित लंबाई हुई इसकी 35.45 किलोमीटर, क्योंकि शेष मार्ग का निर्माण जो है लोक निर्माण विभाग ने कुर्रा गांव से लेकर नवापारा नदी पुल तक 4 लेन का निर्माण पीडब्ल्यूडी ने कर लिया था, इसलिए संशोधित लंबाई हुई 35.45 किलोमीटर। उक्त कार्य के 2 लेन पेव शोल्डर में पुल पुलियों सहित सड़क चौड़ीकरण निर्माण का कार्य 196.16 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली से 22/12/2020 को प्रदान की गई। उक्त कार्य का कार्य आदेश 25/3/2022 को ठेकेदार मेसार सुभाष कुमार अग्रवाल खरसिया को दिया गया। अनुबंध की राशि 102.98 करोड़ है। अनुबंधानुसार कार्य की पूर्णता अवधि 18 माह यानी 24/9/2023 निर्धारित थी। वर्तमान में 1.4 किलोमीटर का निर्माण कार्य शेष है और व्यय जो है 72.40 करोड़ की राशि हुई है। विलंब जो हुआ है यूटिलिटी शिफ्टिंग और मुआवजा भुगतान के कारण और ठेकेदार द्वारा समानुपातिक प्रगति नहीं देने के कारण ये विलंब हुआ है और इस जो पेनाल्टी लगनी है उसके एवज में 2.24 करोड़ रुपया ठेकेदार का रोक कर रखा गया है और किसी तरह का वायलेशन होगा तो उस पर अंतिम भुगतान करते समय चलिए अजय जी पूछ लीजिए। क्वालिटी चेक कराया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि रोड जिस दिन शुरू होती है और पूर्णता तक के बीच में राष्ट्रीय राजमार्ग का है चूंकि, पर भी चाहे तो आप बता सकते हैं कि क्वालिटी चेकिंग की प्रक्रिया क्या है, कितनी बार की जाती है और इस सड़क में क्वालिटी के संबंध में आप चेक किए तो गुणवत्ता में कोई फर्क पाया गया, सही पाया गया, इसकी जितनी बार होनी चाहिए उतनी बार हुई कि नहीं हुई, ये पता नहीं करें। सामान्यतः नियमित रूप से गुणवत्ता की जांच होती है, अलग अलग स्तर पर होती है और गुणवत्ता की जांच की गई है और गुणवत्ता संतोषप्रद पाया गया है। अरे माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा जैसे रूरल डेवलपमेंट एनक्यूएम जांच करता है, एसक्यूएम जांच करता है, विभागीय जांच होती है, 3 बार होती है, इस चरण में होती। मैंने ये कहा कि आपसे पूछा प्रक्रिया क्या है क्वालिटी चेकिंग की, आप कितनी बार कौन कौन सी प्रक्रिया में जांच करते हैं और इसकी हुई है कि नहीं हुई है, कितनी बार हुई है, ये पूछा था। क्वालिटी चेकिंग की प्रक्रिया तो रहेगी ही, वो तो एकदम कॉमन चीज बताया आप। मैंने कहा क्वालिटी चेकिंग की नियमित प्रक्रिया है, सब इंजीनियर होते हैं, वो नियमित चेक करते हैं, उसके ऊपर एसटीओ होते हैं, वो चेक करते हैं और इस सड़क की जहां तक बात है नियमित रूप से हुई है। डेट वाइज पूछेंगे माननीय सदस्य तो मैं उन्हें डेट उपलब्ध करा दूंगा। ठीक। श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि विकास खंड बरमकेला के अंतर्गत नवा
पारा मार्ग पर स्थित किंकारी नाला में चिकनी मिट्टी किस खदान नक्शा खसरा से ली गई है तथा इस मिट्टी की कितनी मात्रा हेतु जांच लोक निर्माण विभाग से प्रयोगशाला से कराई गई है, कृपया जानकारी दें। खंड उक्त मिट्टी हेतु कितनी राशि का भुगतान किया गया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, 2022 से माननीय सदस्य इस नाला के निर्माण को लेकर शिकायत करती रही हैं और जहां तक मिट्टी की गुणवत्ता की जांच 4 बार की गई है, 24/2/2023, 2/11/2023, 3/12/2024 और 3/3/2025 को कराया गया है और मिट्टी की कुल मात्रा 23,627 घन मीटर होना चाहिए। उसमें से 3,482 घन मीटर का भुगतान किया गया है, रुपये 10 लाख रुपए। और इस काम की जितनी अनुबंधित राशि है 9,63,00,000, उसमें से ठेकेदार को अब तक 6,41,68,000 रुपए का भुगतान हुआ है। अभी फिर से माननीय सदस्य महोदय की शिकायत आई है, प्रमुख अभियंता ने जांच कर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। थोड़े दिन पहले 22/2/2025 को एक रिपोर्ट सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर ने दी है, उसमें कुछ खामियां पाई है। एक विस्तृत जांच के लिए चीफ इंजीनियर को लिखा है और जांच के उपरांत जो भी उस पर स्थिति पाई जाएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा खराब मिट्टी को डाला गया है, आवागमन बहुत दिक्कत हो रही, तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि उच्च स्तर से जांच होनी चाहिए और दूसरा विभाग से जांच होनी चाहिए, तब यह अच्छा हमारे वो पुल का अच्छा होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने बताया कि मुख्य अभियंता को जांच करने के लिए 10/3/2025 को आदेशित किया है। विस्तृत जांच होगी और जांच में जो भी खामी पाई जाएगी, जो भी त्रुटि पाई जाएगी, उसके अनुरूप कार्यवाही की जाएगी। क्रमांक 4 माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा विभाग से जांच करानी चाहिए। चलिए, दूसरा विभाग नहीं करता, विभाग ही करे। चलिए। अध्यक्ष महोदय, ढेर सारे जानकारी दिए हैं, लेकिन मंत्री जी से जानना चाहूँगा, आपने खर्च में बताया है 42,319,74,000, 42,319,74,000 और इसमें आप उत्तर में दे रहे हैं 423.19 करोड़, 423 करोड़ 19,74,000 रुपए। ये दोनों का अंतर क्या है? ये 400 वाला सही है कि 42,000 करोड़ वाला सही है? 300 करोड़ वाला सही है? थोड़ा इसको स्पष्ट करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को 169 पेज का जानकारी उपलब्ध कराई गई है और जो अंतर का पूछ रहे हैं उसमें अलग अलग एक लाख में और 1 करोड़ में आंकड़ा है, उसको पढ़ने में समझ में थोड़ा फर्क हुआ होगा, उसको पूरा ध्यान से देख लें। 319,74,000 और इसमें करोड़ों में दे रहे हैं आप 423 करोड़ 19 लाख। इस शब्दों में जो उल्लेख किए हैं उसको मैं आप पूछना चाह रहा था। 423 करोड़ है और माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं अवगत कराना चाहूँगा। 423 करोड़ ही है वो। जी जी,
वैसे बिंदु लगा इसके आगे। शब्दों में इसमें उत्तर में गलत है। माननीय 423 करोड़ 29 लाख। ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये खनिज विभाग और भारत सरकार के विभाग का प्रश्न पूछे हैं और मंत्री होने के कारण मैंने विधानसभा से मेरे इसमें आया तो जवाब मैंने पूरा विस्तृत रूप से जवाब उनको नहीं, जवाब तो आपको देना है, उसमें कोई बात नहीं। मंत्री हो, दूसरा प्रश्न हो भाई, आपको भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सबका आपको देना है। तो ये मंत्री जी ये बताना चाहेंगे कि ये 2024-25 में कौन कौन सा सामग्री खरीदे हैं, थोड़ा स्पष्ट करेंगे। आपने पूरा 100 इतना पृष्ठ का तो क्वेश्चन दिए, लेकिन कौन कौन से वर्ष में आपने खर्च क्या 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 में खर्च किया स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। क्योंकि 2024 में कौन कौन सा सामग्री कौन कौन सा काम किए हैं, थोड़ा स्पष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सारा प्रश्न दिया गया, उत्तर दिया गया है और 169 पेज का है। अगर समय देंगे तो पूरा एक हो मैं नहीं, ये सिर्फ 24 का पूछ रहे हैं। 24 का पूछ 22-23 छोड़ दीजिए आप। 24 का यदि प्रश्न है, जवाब है तो 24 का स्पेसिफिक जवाब दे सकते हैं तो दीजिए, और नहीं ज़्यादा लंबा है तो उपलब्ध करा दें। आपके दोनों विकल्प है, उनको उपलब्ध करा दी जाए। चलिए अगला प्रश्न करिए। अध्यक्ष महोदय, मैं जो लास्ट पृष्ठ में जो देख रहा हूँ, हमारे यहाँ छात्रावास, आश्रम, स्कूल वाहन, जर्जर कई प्रकार की चीज़ें, लेकिन 2024 में मंत्री जी द्वारा सिर्फ स्कूलों के लिए व्यायाम सामग्री का स्कूल ही ठिकाना नहीं है, तो व्यायाम सामग्री हजारों लाखों करोड़ों रुपया में आप खरीद के वो कर रहे हैं। सीधे मैं ये जानना चाह रहा था, इतने हमारे ओपन जिम ही खरीदे हैं, करोड़ रुपया का जिम खरीदे हैं आप, है ना। तो ये जानना चाह रहा था कि कोई हमारे कोई प्राथमिकता है क्या, कोई काम करने का, कि जिम ही खरीदना है अपन को? खाली जिम खरीद रहे हो कि कोई दूसरा चीज भी खरीदे हो, ये पूछ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो शासी परिषद का कलेक्टर अध्यक्ष होता है और माननीय खुद सदस्य हैं और स्वयं उन लोग पास करते हैं क्या करना है, तो स्वयं वो बैठक में रहे होंगे और जो निर्णय प्रस्ताव पारित किए होंगे वही सामग्री का खरीदी किया गया होगा, और उनको कोई शंका होगा तो अवश्य मुझे जानकारी दें, उसका हम लोग जांच करा देंगे। अभी लखेश्वर जी अभी धर्म कौशिक जी ने बताया, जिस प्रश्न को जिस सन का पूछे हो आप सब तो आप ही ने किया है जी। क्या उसको पूछ रहे हो और अपना पैर? नहीं, मैं आप सोसाइटी परिषद का बैठक कब हुआ उसका जानकारी है तो बता दीजिएगा। हम लोग को बैठक में बुलाया गया नहीं, उसके बाद में बता दीजिएगा। उस समय सब चीज में संभावना थी, उस समय सब चीज में संभावना थी, बिना संभावना कोई काम नहीं होता था। उसको भी एसआईटी रन करके जांच करा दीजिए सर, जांच ही तो चल रहा है आपका। जो हम लोग किए हैं पूरे विभाग का कर लीजिए, कोई काम मत करिए, कोई पैसा खर्च मत करिए, पूरा जांच में लग जाइए, पूरा डिपार्टमेंट लग जाइएगा 5 साल तक, और कोई बचे नहीं। तो मंत्री जी बता दीजिएगा कब बैठक हुआ, हम लोग को कब बुलाया और कब तय किए, कोई बैठक है क्या? शासी परिषद का बैठक फरवरी 2024 में हुई है और बीच में भारत सरकार के गाइडलाइन आया और उसमें बैठक नहीं हो पाया है। अभी फिर से प्रत्यक्ष का गाइडलाइन आ चुका है। अब जल्द से जल्द शासी परिषद का बैठक होगा, उसमें आप भी माननीय सदस्य हैं। तो गाइडलाइन में सर क्या क्या चीज काम कराना है, कुछ ऐसा कुछ है तो थोड़ा बता दीजिएगा, क्या क्या लेना है, क्या है वो नए गाइडलाइन में? जो गाइडलाइन में आया है भारत सरकार का, उसको पूर्ण रूप से आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, और पहले गाइडलाइन था वही गाइडलाइन फिर से आया है। ठीक, क्रमांक 5 अटल श्रीवास्तव जी। खत्म नहीं हुआ सर? अच्छा पूछिए सॉरी। तो मंत्री जी, ये आपका जो देख रहे हैं अपन, CSR मत का हो चाहे DMF फंड का मत हो, सिर्फ 2 विधानसभा में खर्च हुआ है। बिल्कुल बराबरी टक्कर है माननीय अध्यक्ष। चलने दो, टक्कर नहीं है सर, टक्कर नहीं है, थोड़ा जानकारी तो चाहिए। जैसा पिच है, जैसे बॉल टर्न हो रहा है वैसी बैटिंग हो रही है।
उसमें आप काहे बीच में आते हो? हाँ, ये जालवास में मुचरसन बनने के इनका आदत है ना। तो मंत्री जी ये बता दीजिएगा कोई जेएमएफ और सीएसआर मत कोई दायरा है क्या कि ये कितना मतलब किलोमीटर के अंदर करना है, कुछ एक ही विधानसभा में करना है कि दो ही विधानसभा में करना है? अक्सर देखा गया सीएसआर हो चाहे आप डीएमएफ मंच, आप जगदलपुर विधानसभा और चित्रकूट विधानसभा, उसके अलावा कोई और भी है कि विधानसभा खर्च करने का प्रावधान है कि नहीं, थोड़ा बता दीजिएगा। पुराने गाइडलाइन में प्रत्यक्ष गांव में करने का है। और चूंकि माननीय सदस्य आप मेरे से जो प्रश्न पूछ रहे हैं, आप लोग स्वयं बैठ के निर्णय लिए हैं, उस 80% में विधायक सदस्य होते हैं और आप ही लोग निर्णय लिए हैं। जैसा आप लोग निर्णय लिए होंगे वैसा कार्यों का स्वीकृति हुआ है और आने वाला समय पर बैठक होगा तो निश्चित तौर पर आप बताएंगे, वो काम आपका भी उसमें जोड़ेंगे। अब सभी के सलाह मशविरा से जोड़ा जाता है। और सीएसआर मंथ का जो राशि चित्रकूट जगदलपुर में अधिक क्यों भी किया जा रहा है, इसको मैं बता रहा हूँ कि सीएसआर मंथ का राशि उन क्षेत्र में व्यय की गई है जहाँ पर स्लरी पाइपलाइन NMDC ग्राम प्रभावित हैं। इन ग्राम में अधिकतम चित्रकूट और जगदलपुर विधानसभा आते हैं। इस कारण से सीआरएस मत का काम पर्याप्त हो गया। अटल श्रीवास्तव हो गया। नल स्पीड प्लांट मेरे विधानसभा में 3 किलोमीटर दूरी है ना, 8 किलोमीटर की दूरी है, मुझसे लगा हुआ है सब। उस गांव में 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, लेकिन दूसरे वहां से 8-8, 10-10, 20-20 किलोमीटर में आप खर्च कर रहे हैं, लेकिन 3 किलोमीटर में नहीं कर रहे हैं। तो ये ठीक बात नहीं है ना। ठीक बात नहीं है, आगे ध्यान रखा जाए। ठीक, विधायक जी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दें। अटल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, करगी रोड कोटा में पाटिल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि वहाँ पर एस्टेब्लिश है, जहाँ पर रेलवे स्लीपर्स बनाए जाते हैं, माननीय मंत्री जी से मैंने पूछा था कि वहाँ कितने श्रमिक काम करते हैं, तो उनका जो नियोजन है वो 500 श्रमिक का है। अभी 72 श्रमिक जो हैं वो कंपनी के हैं और 235 श्रमिक ठेके की पद्धति से हैं। जो ठेके से पद्धति से जो श्रमिक चल रहे हैं, ना तो उनको उनका ईपीएफ कट रहा है, ना उनको छत्तीसगढ़ का मिनिमम वेजेस 436 रुपए मिल रहा है। इस बारे में उद्योग विभाग ने उन पर कोई कार्रवाई की क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नियोजित कर्मचारी हैं और ठेका कर्मचारी हैं, सभी का नियमित भुगतान हो रहा है, सभी का ईपीएफ कट रहा है। किसी भी तरह से कोई शिकायत प्राप्त विभाग को नहीं हुआ है। अगर वहां कोई शिकायत करने श्रमिक जाता है तो उसको काम से निकाल दिया जाता है कि आपको काम पे नहीं रखा जाएगा, और लगातार ये बातें हो रही है। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल सेफ्टी की भी बात है। अभी कुछ दिन पहले एक श्रमिक का एक्सीडेंट हुआ, वहां पर उसको कुछ पैसे देके उसको भगा दिया गया कि अब तुमको, जबकि वहां पर श्रम विभाग को उसको उचित मुआवजा दिलाना चाहिए था, पर ऐसा कोई भी काम। आज आपका ही जवाब आ रहा है कि 2023-24 से आज तक कोई कार्रवाई, कोई वहां पर जांच नहीं की गई है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि क्या उद्योग विभाग उस कंपनी को देकर हमारे कोटा विधानसभा क्षेत्र के श्रमिकों का दोहन कर रहा है? ना तो उनको मिनिमम वेजेस मिल रहा है, ना इंडस्ट्रियल सेफ्टी की कोई बात हो रही है। इस पर क्या कार्रवाई उद्योग विभाग ने की है? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अपना कारखाना अधिनियम है उसमें अति जोखिम कारखाना को रेंडम के माध्यम से चेकिंग किया जाता है। अब यह कारखाना अति खतरनाक कारखाना में नहीं आता, इस कारण से रेंडम लागू नहीं होता, इस कारण से उसका जांच नहीं किया गया है और किसी भी प्रकार का कोई शिकायत नहीं मिला है। अगर आप पर्टिकुलर बता रहे हैं कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो निश्चित तौर पर उसका जांच करा दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, वो कंपनी लगातार कोटा के पहाड़ों को खोदकर गिट्टी निकाल रही है। वहां पर रेत की रॉयल्टी छत्तीसगढ़ सरकार को नुकसान हो रहा है, उसने अभी तक रेत की रॉयल्टी नहीं दी। उसको पूरा फ्री हैंड दिया गया है। उस वहां के माध्यम से जो सामने की पूरी सड़क है, पूरे के पूरे मोहल्ले वाले वहां पर केवल धूल खाते हैं। सड़क बिल गई ना, तो आज तक सीएसआर का एक पैसा उस कंपनी ने सड़क निर्माण पर लगाया, ना गिट्टी की रॉयल्टी दे रही है, ना रेत की रॉयल्टी। उसको पूरी खुली छूट मिली हो रही भंडारण करने की। तो क्या ऐसा उद्योग भी संचालित हो रहा है जिसके ऊपर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई? आपके जवाब में सीधे सीधे आ रहा है कि आपने आज 2023 के बाद पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, कोई जांच नहीं की। क्या इस पर जांच करेंगे? एक तो श्रमिक के ऊपर जांच हो जाए कि उनको न्यूनतम वेतन
कनेक्शन मिल रहा है, या वहां पर जो पहाड़ खोद के गिट्टी निकाली जा रही है, स्लीपर में केवल 3 चीजें लगती हैं, सीमेंट, गिट्टी और रेती। ना तो आपको छत्तीसगढ़ शासन को रॉयल्टी प्राप्त हो रही है, ना रेत का भंडारण वो जिस तरीके से कंपनी कर रही है, और ना उसके CSR का कोई फंड वहां के सड़क निर्माण में या प्रदूषण रोकने के लिए हो रहा है। क्या इस पर आप पूरे चीजों को मिलाकर एक कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, रेत गिट्टी का जो बात कर रहे हैं माननीय सदस्य महोदय, उसको लिखित में दे देंगे, हम संबंधित कलेक्टर को भेजेंगे, उसका जांच कराएंगे। चलिए, क्रमांक 6 श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल। जी धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो सवाल था उसमें माननीय मंत्री जी के द्वारा कुछ आंसर जो आई हुई है उसमें मैंने कहा था कि अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के अंतर्गत ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन, जल पूर्ति, सीवरेज नेटवर्क, सेप्टेज प्रबंधन, जल निकासी, शहरी परिवहन और हरित स्थानों की व्यवस्था संबंधी क्या क्या कार्य किए हैं। तो उनके जवाब में जो आया है कि अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अंतर्गत 33 जल प्रदाय योजना एवं 5 सीवेज परियोजना की जानकारी दी गई है, जिसमें नगर निगम राजनांदगांव हेतु 1,58,00,000 रुपए सीवेज मैनेजमेंट सीवेज मास्टर प्लान हेतु स्वीकृति बताया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि उक्त राशि कब स्वीकृति की गई एवं आज दिनांक निविदा नहीं होने का क्या कारण है। अमृत मिशन योजना को 2 चरणों में संचालित किया जा रहा है। पहले चरण में हमारे प्रदेश में 9 नगर निगम रायपुर, भिलाई, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, राजनांदगांव, अंबिकापुर, जगदलपुर और रायगढ़, इसके लिए 1804 करोड़ रुपए की जल प्रदाय योजनाएं और 399 करोड़ की सीवरेज योजनाएं और 33 करोड़ के उद्यान निर्माण के कार्य स्वीकृत किए गए। राजनांदगांव में जल प्रदाय योजना के लिए 199.23 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई और जिसमें सीवेज का भी काम, उसके लिए 12.49 करोड़ रुपए की स्वीकृति का प्रावधान। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सिर्फ ये कहा है, जानना चाहा है कि उक्त राशि का निविदा आज पर्यंत तक क्यों नहीं हुआ है। आप पूरे उसकी राशि बता रहे हैं लेकिन अभी तक की निविदा शुरुआत नहीं हुई है। इस काम की प्रशासकीय स्वीकृति 10/10/2024 को प्राप्त हुई है। निविदा की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और उसका निविदा जो आए हैं उसका मूल्यांकन का काम किया जा रहा है और मूल्यांकन के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्वीकृति की राशि किन किन कार्यों के लिए निविदा आमंत्रित की गई है, कार्य व जानकारी देवे मुझे। और एक और मैं आपसे एक क्वेश्चन की थी इसमें कि शहरी विकास प्राधिकरण मंत्रालय से परिवहन और अन्य विकास कार्यों के लिए विदेशों से भी राशि प्राप्त हो रही है, यदि हाँ तो क्या उक्त अवधि में कितनी कितनी राशि प्राप्त हुई है? अब विदेशों से कोई राशि प्राप्त नहीं हो रही, इसका स्पष्ट उत्तर माननीय सदस्य को दिया है। इसमें आपके जवाब में नहीं था और मैं ये भी जानना चाहूंगी, जो आपने कहा है कि शहरी अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन जो कि आपके अमृत मिशन का 2 महत्वपूर्ण हिस्सा, जिससे आप शहरी व्यवस्था को बनाने के लिए राशि स्वीकृति कर रहे हैं, तो क्या नए जिले जो बन रहे हैं, नए नगर पंचायत बने हैं, उनकी व्यवस्था को बनाने के लिए आपने कोई राशि अलग से संचित किया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैं बता रहा था कि अमृत मिशन 1 में 9 निकाय शामिल थे। अब अमृत मिशन 2 जो 2021 से प्रारंभ हुई है, अभी 76 परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है 53 निकायों में और इसके लिए 3,308.19 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है। इसके अंतर्गत
89.99 करोड़ रुपए की जल प्रदाय योजनाएं, 33 की प्रशासकीय स्वीकृति जारी हो चुकी है कुल 37 निकायों में, और इसी तरह से 864.37 करोड़ रुपए की सीवेज परियोजनाएं हैं। ये सीवेज परियोजनाएं 5 निकायों में होनी है, और इसी तरह से वाटर बॉडी रिजर्वेशन और उद्यान के काम स्वीकृत हुए हैं। अमृत मिशन 2 में 9 उद्यान और 17 वाटर बॉडी रिजर्वेशन के काम हुए हैं, जिसका डीपीआर तैयार किया जा रहा है। अमृत अंतर्गत परियोजनाओं का चुनाव, सतही जल की उपलब्धता, प्रति नल कनेक्शन की लागत, इन सब बातों को ध्यान में रखकर लिया जाता है। और अमृत मिशन 2 में आपके डोंगरगढ़ निकाय के लिए भी स्वीकृति मिली है। सिंघोरा तालाब के वाडी रिजर्वेशन के लिए 3.10 करोड़ और वार्ड क्रमांक 1 में उद्यान के लिए 2.81 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगी, ठोस तरह अपशिष्ट प्रबंधन और शहरी परिवहन हेतु क्या क्या कार्य एवं योजना बनाई गई है? जो नए नगर पंचायत जो बने हैं उनके लिए क्या परिवहन को व्यवस्था के लिए और वहाँ की आपूर्तियों को व्यवस्था करने के लिए क्या क्या आपने व्यवस्थित किया है? माननीय सदस्य ने बहुत वृहद प्रश्न ये पूछा है। किस निकाय के बारे में वो जानना चाहती हैं वो बता देंगे तो चलिए उसको बता देंगे। मैं ये जानना चाहती हूँ, अभी नए नगर पंचायत बने हैं जहाँ पे अभी भी बस स्टॉप की समस्याएं हैं, कहीं पे जल आपूर्ति की समस्याएं हैं। वैसे ही मेरे ही विधानसभा डोंगरगढ़ विधानसभा में घूमकर नगर पंचायत बना है, वहाँ पे बस स्टॉप की समस्या बहुत अधिक है। तो मैं आपसे वही जानना चाहती हूँ, क्या ये सदन के माध्यम से आप घोषणा करना चाहेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ नए नगरीय निकाय हमारी सरकार बनने के बाद हमने बनाए हैं। उन शहरों के सुव्यवस्थित विकास के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। आने वाले समय में आवश्यकता के अनुरूप वहां पर विकास के काम स्वीकृत किए जाएंगे। माननीय मंत्री जी घोषणा कर देते हैं, आपकी व्यवस्था बन जाती है। हो गया, बहुत प्रश्न आ गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न जल जीवन मिशन से संबंधित है और मैं इनके दिए हुए उत्तर तक ही सीमित हूँ, ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा। आपने 24-25 के बजट में 4500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था माननीय मंत्री जी, और फरवरी 2025 तक, अर्थात अब 1 महीने ही बचे हैं, समझ लीजिए 2 महीने खत्म ही हो गया, केंद्रांश की राशि मात्र 191.59 करोड़ प्राप्त हुई है। ठीक है, जबकि केंद्रांश और राज्यांश बराबर आने वाले समय में नए बजट में 67,000 करोड़ का प्रावधान भारत सरकार ने किया है। तो निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं भारत सरकार से आने वाले समय में राशि आएगी और जल जीवन मिशन के काम को पूरा करने का होगा। मतलब ये है कि अब तक माननीय केंद्र सरकार की ओर से आपको 2158 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त नहीं हुई है, सही है ना? मैंने पूछा था सही है गलत, इतना ही बता दे। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर आता हूं मैं। मेरे भाग का के उत्तर में आपने ये स्वीकार किया है कि मैंने पूछा था कितने प्रतिशत व्यय हुए, तो आपने इसके लिखित उत्तर में बताया है कि केवल घरेलू नल कनेक्शन में 80.3% पूर्ण हुआ है और राशि 51% व्यय की गई है। तो राशि की भुगतान या तो आपने की नहीं है या 50% राशि में ही आप 80% काम कैसे करा लिए, ये जानकारी दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यय 51% हुए हैं, जो हमारी लगभग 26,000 करोड़ का जल जीवन मिशन है, और ये केवल नल कनेक्शन का 80% कहा है। अन्य कंपोनेंट भी हैं
उन कंपोनेंट को सारा मिलाएंगे, यदि काम को टोटल करेंगे तो एक तो उसका मूल्यांकन जरा कठिन है कि कितने प्रतिशत कुल मिला के काम हुए हैं। ये नल कनेक्शन, प्रति घर में जो नल कनेक्शन हुआ है उसका प्रतिशत है 80%, पर पूरे काम को देखेंगे तो 50 से 60% के आसपास ही जल जीवन मिशन के काम पूरे हुए हैं और ये जो राशि है उसी हिसाब से आई है। माननीय मंत्री जी, आपने टंकी का कार्य बताया है कि 41,283 जगह पानी की टंकी का निर्माण हो रहा है, उसका प्रावधान है। और मैं जहां तक समझता हूं प्रदेश में राजस्व ग्राम 2,255 के आसपास है। तो एक गांव में 2 टंकी बना रहे हैं, 3 टंकी बना रहे हैं, इसकी जानकारी दे पाएंगे? मिशन अलग अलग पारा टोला मोहल्ले के लिए भी अलग अलग व्यवस्थाएं बनी है और इसलिए कुल मिलाकर हमारी जो जल जीवन मिशन की योजना है, स्वीकृत योजनाओं की संख्या है 29,126 और इसलिए ये आंकड़े आ रहे हैं और इसलिए टंकियों की जो संख्या है वो 41,000 है और 41,000 में जैसे मैंने बताया कि पूर्ण टैंक जो हो गए हैं और जिसमें पेयजल प्रारंभ हो गया है उसकी संख्या है 19,599, यानी जो लक्ष्य है उसका 47.5%। निर्माण काम 15,776 के अधूरे हैं और निर्माण हो गया है टंकी का, पर पेयजल प्रारंभ नहीं हुआ है। ऐसी टंकियों की संख्या 5,908 है और जल सोर्स के लिए लगातार काम किया जा रहा है। आने वाले समय में इस योजना को। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने ये बताया है कि अंतिम प्रश्न केंद्रांश और राज्यांश मिलाकर योजना की कुल राशि 26,465 करोड़ और 74 लाख है। इसमें से अब तक कुल 13 करोड़ ही भुगतान हो पाए हैं, व्यय हो पाया है। तो बाकी आपके काम हो गए हैं और आप गांव में काम करने वालों को भुगतान नहीं कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो मुझे स्पष्ट करें कि क्या ये सही है कि काम तो हो गए मगर लोगों को भुगतान नहीं मिल रहा है? ये सही है कि कुल मिलाकर 13,484.44 करोड़ रुपए का भुगतान ये राशि उपलब्ध हुई थी। इसमें 13,376.94 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। जहां तक ठेकेदारों का बात है, भुगतान एक सतत प्रक्रिया है। राशि की उपलब्धता के आधार पर भुगतान लगातार किया गया है और आने वाले समय में भी राशि की उपलब्धता के आधार पर भुगतान करेंगे। श्री अनु शर्मा जी, क्रमांक 8। राशि का भुगतान नहीं होने के कारण ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं और यहाँ काम नहीं होने से प्रगति लगभग शून्य तो नहीं कहूँगा, चल रहा है प्रगति जैसा चलना चाहिए विभाग में। और यही प्रगति देख के केंद्र सरकार आपको पैसे नहीं दे रही है और इस कारण पूरा छत्तीसगढ़ इस प्रगति को लेकर, मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आप चिंतित मत होइएगा। आपके विभाग की प्रगति, आपके विभाग का जो भुगतान करने का नियम है, कानून है, जैसा भी है आपने बनाया होगा या बना होगा पहले से, उसके कारण। अध्यक्ष जी, नेताजी ये तो पुराने कार्यकाल का ही है। मैं तो कह रहा हूँ ना, हमें क्या दिक्कत है पुराने। अभी डबल इंजन अभी की बात, लेकिन ये जितना भी क्रम है वो पुराने कार्यकाल के हैं, इसीलिए छत्तीसगढ़ की जनता भुगत रही है। माननीय नेताजी, उस समय तो कोई एक चीज का फैसला नहीं कर पाया अपन। क्रम नहीं, कार्य। राजेश जी एक मिनट। माननीय नेताजी, वो बाजू वाले की करने का फल सामने वाला भोग। देखिए, इसमें आप लोग टाल मटोल मत करिए। सुन तो लीजिए, काम अभी चल रहा है, अभी पैसे भुगतान करना है, अभी आपकी सरकार है। जहां संभावना कब तक आप 5 साल का नाम लेते रहेंगे भाई? जहां संभावना थी, आप उन संभावनाओं से पूरी तरह वंचित रहे, इसलिए आप मुखर रहे। वो वंचित होने का सवाल नहीं है, हम आज भी कह रहे हैं, मान लीजिए पुराने सरकार की थी तो आप उसको ठीक करिए। आप कब तक बचना चाहेंगे कि आपके समय का है सर, कि आपके सरकार का है?
ये चलता माननीय रहेगा अध्यक्ष जी, कि ऐसा होगा? हम तो कह रहे हैं जांच माननीय करा लो ना भाई, अध्यक्ष अभी कराओ ना। नेताजी, आप माननीय पहले वहीं अभी बैठते आपको थे। मौका मिला है, आप माननीय, जांच कराइए। हम आप तो पहले तान वहीं के खड़े बैठते थे, आप दिशा निर्देश दे सकते थे वहां बैठ करके कि प्रदेश के हित का मामला है, माननीय मंत्री महोदय इसको ठीक करो। जैसे कभी कभी हमारे अध्यक्ष जी हमें निर्देश देते थे सबको। अभी आप करीब लोग इतने उदारता दिखा माननीय देते अध्यक्ष महोदय, परसों का ही सवाल था 12 तारीख का नेताजी कि माननीय अध्यक्ष जी के निर्देशों को, इशारा को आपने समझा नहीं, जांच आपने कराई नहीं। हम कह रहे अभी करा लो, अभी आप तैयार नहीं हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 दिन हो गया, कल माने शुक्रवार के दिन और आज नेताजी पूरी गंभीरता से जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार को उसको मानना चाहिए नेताजी के आग्रह को। मैं भी आग्रह करता हूं कि जितनी जांच की मांग कर रहे हैं इतनी सदस्य तक साथ तो पूरा होना चाहिए। नेताजी की मांग को पूरा करने से सदन की हाइट बढ़ती है भाई, और आप सदन की हाइट बढ़ा रहे हैं। पहले तुम्हारे मांगना तो पूरा कर लो, इतने करो यार। जुलूस निकालेंगे, पहले ओकरे मांगना पूरा कर लो भाई। सीडी क्यों गया, सीबीआई क्यों गया, काहे को ऐसा मांग करते हो जिसमें आपको जुलूस अरे भैया निकालना दूसरे का भी प्रश्न है, आने दो ना प्लीज सर। श्री अनु शर्मा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कोल्हान नाले में बनने वाले अकोली और पणरभट्टा के बीच जो निर्माणाधीन पुल है उसके विषय में जानकारी चाहता हूं माननीय मंत्री जी से। माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि अभी तक इस पुल के निर्माण में कितना भुगतान किया गया है और कब किया गया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, कोल्हान नाले पर ग्राम अकोली एवं पंडरभट्टा के बीच में पुल निर्माण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग द्वारा 2/3/2023 को 5.62 करोड़ रुपए की दी गई। ठेकेदार मेसर्स निर्भय कंस्ट्रक्शन शिवपारा दुर्ग को 4,67,00,000 रुपए में अनुबंधित करके कार्यादेश 10/3/2024 को जारी किया गया था। कार्य की पूर्णता अवधि 10 अप्रैल 2025 है। वर्तमान में 3 पियर तथा दोनों अबाटमेंट के कार्य प्रगति पर है। लगभग 25% का कार्य ही पूर्ण हुआ है। डाउन स्ट्रीम नाले की ओर है। स्टाफ डैम में जल भरा होने के कारण कार्य में बाधा हुई थी। दिनांक 6/2/2025 को निचली सतह तक जल स्तर कम होने के पश्चात कार्य प्रगति पर है और जून 2025 तक करने की योजना है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पॉइंटेड क्वेश्चन पूछा है, उनको कितना भुगतान और कब हुआ है? ठेकेदार को 86,85,000 रुपए का भुगतान हुआ है। माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कब हुआ है? कोई बात नहीं, ये जवाब नहीं आया। मैं माननीय मंत्री जी से एक चीज जानना चाह रहा हूं कि जब इन चीजों का समय समय पर निरीक्षण होता है ऐसे कार्यों का, तो जो अधिकारी ऐसे निरीक्षण करने जाते हैं तो वो क्या किसी प्रकार की टिप्पणी, कोई जानकारी विभाग को उपलब्ध कराते हैं? ये मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से। माननीय अध्यक्ष महोदय, भुगतान की तिथिवार जानकारी माननीय सदस्य ने चाहिए है। 31/7/2024 को 42,69,000 रुपए का भुगतान हुआ। 4/10/2024 को 9,46,000 रुपए का भुगतान हुआ। 27/12/2024 को 20,70,000 रुपए का भुगतान हुआ। 13/3/2025 को 23,79,000 रुपए का भुगतान हुआ। और इस कार्य का निरीक्षण अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता, अनुभागीय अधिकारी, उप प्रबंधक नाबार्ड द्वारा किया गया है। कार्यपालन अभियंता द्वारा निरीक्षण 2/7/2024, 29/8/2024, 23/11/2024। माननीय अध्यक्ष जी, ये जानकारी मेरे पास है। इस जानकारी में महत्वपूर्ण विषय यह है कि ये जानकारी तो आई है लेकिन इसके टीप में निरंक है। क्या कार्य की स्थिति थी, काम का क्या स्टेटस था, इसकी कोई भी जानकारी इस जवाब में नहीं दिया गया है। तो अधिकारियों ने अगर उस स्थान का निरीक्षण किया है, उस कार्य का निरीक्षण किया है, तो उसका क्या उन लोगों ने निरीक्षण किया, उसका कोई ब्यौरा यहाँ पर मेरे पास जवाब में उपलब्ध नहीं है। माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा, क्या ये जानकारी इसमें नहीं दी गई है, या अगर जानकारी दी गई है तो वो क्या टिप्पणी उन्होंने लिखी है?
निर्माण के दौरान मानक स्तर का कंक्रीट क्यूब टेस्ट का परिणाम जो है मानक स्तर का पाया गया है और निरीक्षण की एक नियमित प्रक्रिया है जो नियमित रूप से निरीक्षण होती है और वो कार्ड में उपलब्ध भी रहता है। माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ कुछ भी नहीं मिलने का कारण और समय से अधिक इस कार्य में विलंब हो रहा है, क्षेत्रवासियों को इसमें परेशानी हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा ये काम कब तक पूरा हो जाएगा? चलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने बताया कि नाले में पानी का भराव होने के कारण कार्य नहीं हो पा रहा था। फरवरी से कार्य में तेजी आई है और निश्चित तिथि बताना तो संभव नहीं है, लेकिन जून में पूरा करने के लिए लगातार विभाग प्रयास कर रहा है। क्रमांक 9 उमेश पटेल। माननीय अध्यक्ष जी, दो नोटिस बता दिया, महीना भी बता दिया, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए आप? चलिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उद्योग मंत्री जी ने कहा है कि 77 करोड़ के अनुदान स्वीकृत हुआ है और उसमें 52 करोड़ अभी बचा है देना, शेष है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि ये इनके इतने सारे जो 109 यूनिट है उसमें अनुदान अभी तक शेष क्यों है, जबकि स्वीकृति तो लगभग 2 साल हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उमेश पटेल भाई ने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। ये अनुदान कैसे भुगतान नहीं हो पाया? पिछली सरकार की बकाया भुगतान को अभी हम लोग खाली उनका भिलाईगढ़ और एक मिनट भाई साहब पूरा बोलने दीजिए। मैं समझ गया आप क्या उत्तर देने वाले, मैं समझ गया। मैं आपको डेट के साथ पहले जवाब तो आ जाए ना। नहीं, मैं डेट के साथ बता देता हूँ, उत्तर देंगे आप। अब समय कम है अध्यक्ष महोदय। ये है मेसर्स अग्रवाल एग्रोग्रेड, ग्राम पटेल पाली, रायगढ़ जिला, 6/3/2024 को स्वीकृत है। इसी तरह से आपके जो कार्यकाल है उसमें जो पिछला कार्यकाल है उसका सिर्फ 19 पेंडिंग है और आपके कार्यकाल का 35 पेंडिंग है। उसी को तो मैं विस्तृत रूप से आपको बताने जा रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने रायगढ़ और भिलाईगढ़ का पूछा है और माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे उद्योग का जितना भी बकाया अनुदान राशि है 423 करोड़ रुपया का स्वीकृति प्रदान की है। हम खाली रायगढ़ और भिलाईगढ़ के नहीं, पूरे प्रदेश के उद्योगपति को भी मार्च महीना के अंत तक भुगतान करने वाले हैं। बढ़िया, हाँ स्वीकृत है। बजट आवंटन आपने करवा दिया इसका? माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुपूरक बजट में आप भी थे। अनुपूरक नहीं, अभी तो अनुपूरक आएगा। नहीं, अनुपूरक अभी जो आया था उसमें बजट में आ गया है। बजट में आ गया है, वित्त विभाग में स्वीकृति के लिए चल गया है और जल्दी जल्दी मार्च तक भुगतान करेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये जो नई औद्योगिक नीति बनी है आपकी 24-30, उसमें धर्म जयगढ़ और लहलूंगा का किस श्रेणी को बदला गया है? क्या चीज बोले? इसीलिए थोड़ा माननीय अध्यक्ष महोदय, धर्म जयगढ़ और लहलूंगा की श्रेणी को बदला गया है कि नई उद्योग नीति में? माननीय अध्यक्ष महोदय, पुराने 2019-24 को उद्योग नीति में 1 करोड़ तक अनुदान सब्सिडी का प्रावधान किया गया था। अरे मैं आपको बोल रहा हूँ जो नई उद्योग नीति बनी है 24-30, उसमें धर्म जयगढ़ और लहलूंगा के श्रेणी को आपने बदला है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, संबंधित उसको नहीं पूछा गया है, अलग से मैं जानकारी दे दूंगा। चलिए ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक पूछ रहा हूँ, ये औद्योगिक नीति के अंतर्गत आएगा? आपको इसी अनुदान इसी के अंतर्गत आएगा, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ आपने धर्म जयगढ़ और लहलूंगा की श्रेणी को क्या स से ब किया गया है, और यदि किया गया है तो क्यों किया गया है? कोई आधार रखा होगा ना आपने? नया उद्योग नीति में अलग से आपको जानकारी दे दूंगा मैं। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो दोनों ब्लॉक हमारे अति पिछड़ा है,
और अगर दोनों ब्लॉक धर्मजयगढ़ और लैलूंगा अति पिछड़ा है तो उनकी श्रेणी को आपने स से ब कर दिया, तो उनमें क्या बढ़ावा मिलेगा? आपके पुराने लिस्ट में भी देखिए, उसमें भी कोई उद्योग तो आया नहीं है वहां, तो वैसे उनकी श्रेणी बदलने की आवश्यकता नहीं थी। क्या आप उन्हें दिखवा कर फिर से वापस स श्रेणी में ला लेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, 2024-2030 नवीन उद्योग नीति अभी लागू हम लोगों ने किया है और उसमें औद्योगिक विकास के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। और इस बार हम लोगों ने सब्सिडी का प्रावधान को भी 1 करोड़ से 5.5 करोड़ रुपया कर दिया गया है। अनुदान के नहीं, 2 ब्लॉक हैं धर्मजयगढ़ और लैलूंगा, वो स श्रेणी से ब श्रेणी हो गया है, उसको स करेंगे क्या? अब उसको देखवा के बात करेंगे। प्रश्नकाल समाप्त।